हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रिएक्शन हब। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी की क्लास स्टार्ट कर रखी है। उसी में आज हमारा नया टॉपिक है टीचिंग का, जो कि अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने लर्निंग और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ा था। लर्निंग क्या होता है? बेसिकली हम कुछ भी नई चीज़ सीखते हैं जिससे हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, वो हमारी लर्निंग होती है। और जो भी हमने कुछ सीखा है उसको हम जहाँ अप्लाई करते हैं, नई सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, वो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो गया। तो लर्निंग हम सीख रहे हैं और सीख मतलब उस नई चीज़ सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो लर्निंग हो गया। अब लर्निंग के लिए हमें कुछ चाहिए भी तो सही। अब लर्न करनी है हमने चीज़ों, तो कोई ना कोई सिखाने वाला भी तो होगा। तो सिखाने वाला कौन होता है? टीचर। और जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं टीचिंग। तो बेसिकली टीचिंग क्या होगा? एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज़ टू द लर्नर्स। ठीक है, लर्नर्स कौन हो गया? जो सीखने वाला है वो। ठीक है, तो जो भी और लर्नर्स और कोई चीज़ सीखता वो होगी उसकी लर्निंग। टीचर जो सिखा रहा है वो टीचर हो गया, और जो प्रोसेस होगी वो टीचिंग होगी। सो टीचिंग क्या होगी? एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज़ टू लर्नर्स। लर्नर्स को नॉलेज इम्पार्ट करना, कोई स्किल सिखाना है, वैल्यूज़ सिखाना, तो लर्नर्स को वह क्या कहलाती है? टीचिंग कहलाती है। ठीक है, अब जो नेचर ऑफ टीचिंग, भाई टीचिंग का नेचर कैसा होता है? जैसे हमने उसकी करेक्टरिस्टिक या पढ़ी थी ना, या उसके नेचर के बारे में पढ़ा था, तो ऐसे ही नेचर ऑफ टीचिंग, टीचिंग का क्या नेचर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक इंटर प्रोसेस होती है। ठीक है, इंटर प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इंट्रा होता है एक ही कोई चीज़ है, उसी में कुछ प्रोसेस हो रही है। और इंटर मतलब कि है दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपना। ठीक है, सो इंटर प्रोसेस होती है। इंटर प्रोसेस होने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में होती है। स्टूडेंट और, या फिर क्या बोल सकते हैं आप, लर्नर और टीचर के बीच में होती है। ठीक है, लर्नर और टीचर के बीच में होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इंटर प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट और टीचर के बीच में होती है। सिर्फ एक स्टूडेंट के बीच में हो या सिर्फ ओनली टीचर के बीच में हो तो वो इंट्रा प्रोसेस होगी। ठीक है, तो ये सिर्फ मैं इंट्रा और इंटर का डिफरेंस बता रही हूँ। और इंटर प्रोसेस में मतलब स्टूडेंट और टीचर के बीच में होती है। ठीक है, तो इंटर प्रोसेस होती है। दूसरी कॉन्टीन्यूस होगी। जैसे लर्निंग हमारी कंटिन्यूस हो रही है, तो लर्नर सीख रहा है कंटिन्यूसली, तो उसको सिखा कौन रहा है? टीचर। और जो प्रोसेस है वो टीचिंग है, तो ये भी क्या होगी? कंटिन्यूस होगी। ठीक है, और पर्पसफुल होती है। अब जैसे कि पर्पज़ है, भाई कोई टीचर है, जैसे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, तो मेरा पर्पज़ क्या है कि भाई हम स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा पर्पज़ है ये। ठीक है, आप सीख रहे हो तो आप लर्निंग कर रहे हो, मैं टीचिंग कर रही हूँ, तो ये हमारा क्या है? एक पर्पज़ है। अभी हमें हमारे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, तो ये क्या होती है? पर्पज़फुल होती है। ठीक है, पर्पज़फुल होती है। ठीक है, और फोर्थ क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, एक तो कोई भी चीज़ सिंपल होगी और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो, तो ये कॉम्प्लेक्स होती है। ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी पढ़ाने लगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो पढ़ा रहे हैं, पहले इसको मैंने तैयार किया, मैं आपको इम्पार्ट कर रही हूँ, चीज़ें आपको बता रही हूँ, तो ये क्या होगी? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। ठीक है, टॉपिक है उसको प्लान किया है, फिर भाई मैंने उस प्रेजेंटेशन तैयार की है, फिर किस मेथड से पढ़ाना है, या फिर मैं क्लास में हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो पहले हम क्या करते हैं? उस टॉपिक को तैयार करते हैं, फिर हम प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर हम मतलब मेथड डिफरेंट मेथड का यूज़ करते हैं। किसी बच्चे को किस तरीके से समझ में आता है, किसी को किस तरीके से, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मेथड भी अपनाने पड़ते हैं। तो टीचिंग क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। ठीक है, और क्या होती है? कब प्लान्ड होती है, मोस्टली तो प्लान्ड होती है, और कभी कभी अनप्लान्ड भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या होगी? प्लान्ड भी होती है और अनप्लान्ड भी होती है। ठीक है, फिर क्या है? डायनेमिक प्रोसेस होती है। डायनेमिक, जैसे कि कोई भी एक टॉपिक पढ़ाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसे एक ही मेथड से पढ़ाएं। ठीक है, मान लो कोई भी टॉपिक पढ़ाना, तो हमने मान लो बुक रीडिंग भी करवा दी, क्लास में भी समझा दिया, फिर हमने उसका प्रैक्टिकल भी करके देख लिया, तो डिफरेंट तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो टीचिंग क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस, यानी कि डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, डिफरेंट
टीचिंग मेथड, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स कैन बी यूज्ड। ठीक है, डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स नीड। ठीक है, फिर है 7th, सोशल भी होता है और प्रोफेशनल भी होता है। ठीक है, सोशल एंड प्रोफेशनल। भाई टीचिंग कर रहे हो आप, सोसाइटी में भी आपका कंट्रीब्यूशन है। आप मतलब एक आप पढ़ा रहे हो तो आपका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन, और आप एक प्रोफेशनल भी है आपका भी, आप टीच कर रहे हो तो आप एक एज ए प्रोफेशन भी हो गया। तो क्या होता है, जो टीचिंग होती है वो सोशल भी होती है और प्रोफेशनल भी होती है। ठीक है, और आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक। ठीक है, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक। आर्टिस्टिक मतलब कि टीचिंग करना भी एक आर्ट होती है। अभी आप किस तरीके से पढ़ा रहे हो, आप कौन से टूल्स का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कौन से मेथड का यूज़ कर रहे हो, आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, तो ये किसके अंदर आता है, हमारा आर्टिस्टिक के अंदर आता है। ठीक है, कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हो, कौन से मेथड यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है, हमारा आर्टिस्टिक के अंदर आता है। और साइंटिफिक मतलब ये है कि आप ऐसे ही कुछ भी नहीं बता सकते। आप जो भी लॉजिक्स बता रहे हो, जो भी फैक्ट्स बता रहे हो, वो चीज़ें रियल हैं। ठीक है, लॉजिक है, जो भी बता रहे हो, जो भी फैक्ट्स है, जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, वो क्या होंगी, वो रियल होनी चाहिए। ठीक है, और वो क्या होनी चाहिए, मतलब कि डे टू डे लाइफ में भी बच्चा उसको कनेक्ट कर सके, तो वो क्या होंगी, साइंटिफिक होंगी। तो जो टीचिंग है वो आर्टिस्टिक होती है और साइंटिफिक होती है। ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ाने लग गए। ठीक है, अगर कुछ हमारे काम का नहीं है तो फिर हम क्यों पढ़ाएंगे, और बच्चे भी उस चीज़ को क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, तो टीचिंग क्या होती है, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक होती है। ठीक है, और टीचिंग क्या होती है, फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। ठीक है, फॉर्मल यानी कि जो फॉर्मल तरीके से करते हैं, जैसे कि हम स्कूल में बच्चे को कुछ चीज़ सिखा रहे हैं तो वो फॉर्मल तरीके से होगी, तो टीचिंग होगी। और इनफॉर्मल तरीके से, जैसे कि बच्चा घर में कुछ सीख रहा है, जैसे कि मान लो आपके घर में, मान लो पेरेंट्स हैं आपके भाई, जैसे कि आपके डॉक्टर हैं आपके पेरेंट्स, तो आप उनको मेडिसिन की नॉलेज है और आप स्कूल में कुछ और चीज़ें पढ़ रहे हो, बट आप उन पेरेंट्स के साथ साथ रह के आपको भी थोड़ी मेडिसिन की नॉलेज होगी, तो आपने इनफॉर्मल तरीके से कुछ ना कुछ लर्निंग की है। ठीक है, तो टीचिंग क्या होगी, फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है, प्रोसेस ऑफ गाइडेंस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को गाइड भी करते हैं। तो टीचिंग क्या होती है, प्रोसेस ऑफ गाइडेंस भी होती है। ठीक है, आप बच्चे को गाइड करने का काम करते हो। आप क्या करते हो, आप भाई गाइडेंस भी ज़रूरी होती है टीचिंग में। ठीक है, मान लो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है लेकिन उसको गाइडेंस ही नहीं, उसको नॉलेज ही नहीं आगे जाके किस तरीके से क्या करना है, कौन से फील्ड में जाना है, क्या उसको, मान लो भाई कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो कौन सी वाली कोर्स उसके लिए बेटर होगा। तो इसलिए क्या होती है, टीचिंग एक प्रोसेस ऑफ गाइडेंस का भी काम करती है। ठीक है, और डेवलपमेंटल होती है। ठीक है, अब ये तो मैं समझ में आ ही रहा है, फिर टीच कर रहे हैं, हमें नॉलेज हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट हो रही है, हमारा विकास ही हो रहा है इससे। तो क्या होती है, टीचिंग डेवलपमेंटल होती है। तो ये नेचर ऑफ टीचिंग था। ठीक है, ये भाई आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट, आपके जो बीएड के एग्ज़ाम है उनमें भी पूछ सकते हैं, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप ये मेन पॉइंट है, बस आप इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, और ये मेन बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर है ऑब्जेक्टिव्स। अब हम टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, अब टीच कर रहे हैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, कुछ उद्देश्य हैं, तभी हम टीचिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि भी हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ताकि हमें ये टॉपिक आ जाए। तो बेसिकली क्या होगा, इससे हमारे जो अगर आगे आ जाए अगर टॉपिक, तो हमारे बिहेवियर में चेंज होगी, तो लर्निंग होगी। तो यानी कि कुछ ना कुछ हम चेंज करना चाह रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, और कुछ ना कुछ हम नॉलेज एक्वायर करना चाह रहे हैं और हमारी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक, और हमारे जो बिहेवियर है उसको शेप करना चाहते हैं। तो ये टीचिंग की क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो ब्रिंग, सबसे पहला क्या होएगा, ब्रिंग डिज़ायर्ड चेंज इन स्टूडेंट एटीट्यूड। ठीक है भाई, मेरे को ये टॉपिक इसलिए पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, अभी मैं ये टॉपिक
पढ़ना चाह रही हूँ, ठीक है। तो क्यों पढ़ना चाह रही हूँ, ताकि ये मेरे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो मुझे डिज़ायरेबल चेंज चाहिए भाई मेरे एटीट्यूड के अंदर, यानी कि कहीं ना कहीं बेसिकली ये लर्निंग का ही पार्ट हो गया, ठीक है। भाई मेरे को ये चीज़ सीखनी, क्योंकि ये मेरे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ मेरे लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है भाई, आपकी जो डेली लाइफ है उनमें भी ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव होगा, ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन स्टूडेंट्स एटीट्यूड, ठीक है। दूसरा क्या होगा, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये आपको नॉलेज गेन करनी है। टीचिंग का ये भी तो ऑब्जेक्टिव है भाई, टीचर पढ़ा रहा है, वो चाहता है कि बच्चे ये टॉपिक सीखें, बच्चे ये चीज़ सीख रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई वो चीज़ ये सीखें, क्योंकि उनको उनके बेटर फ्यूचर के लिए, उनकी जो डे टू डे लाइफ है उसके लिए, ठीक है, और एक वैल्यू लाइफ के लिए वो चीज़ें क्या हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए टीचर उनको सिखाता है और बच्चे उन चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। तो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, इम्प्रूव लर्निंग स्किल, ठीक है। हम हमारी लर्निंग स्किल को इम्प्रूव कर सकें, तो उसके लिए भी क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का, ठीक है, इम्प्रूव लर्निंग स्किल्स। और फोर्थ पॉइंट क्या होगा, टू शेप बिहेवियर, ठीक है, टू शेप बिहेवियर ऑफ लर्नर्स, वही है, अगर कुछ चीज़ें सीखेगा तो बिहेवियर में चेंज आएगा। तो ये भी क्या है, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है। मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, अब उसको वोकेशनल एजुकेशन देनी, वोकेशनल एजुकेशन मतलब कि कुछ काम से रिलेटेड भी आप पढ़ा तो रहे हो, साथ में साथ आप उसको ये चीज़ें भी सिखा रहे हो कि भी आपको काम करना है, ठीक है। अब हमारी डे टू डे लाइफ चलाने के लिए हमें काम तो करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई जॉब तो करनी पड़ेगी, तो आप बच्चों को ये चीज़ें सिखा रहे हो। तो ये क्या आपकी ऑब्जेक्टिव है, बच्चा भी ये चीज़ सीख रहा है ताकि उसके बिहेवियर में चेंज आए, उसको नॉलेज एक्वायर हो, ठीक है, ताकि वो जो भी डिज़ायरेबल चेंज चाहता है वो हो सके और अपना जो बेटर फ्यूचर बना सके, ठीक है। तो ये थे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स। अब है वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। ये जो वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग है ना, ये वाला टॉपिक तो हम वैसे पढ़ चुके हैं, बट ये इसके अंदर भी आता है, ठीक है, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले तो था अडाम, ठीक है, सबसे पहले तो अडाम। तो अडाम ने टीचिंग को क्या कहा, बाइपोलर प्रोसेस कहा, ठीक है, टीचिंग को बाइपोलर प्रोसेस कहा, बाइपोलर प्रोसेस, टीचिंग इज़ अ बाइपोलर प्रोसेस, ठीक है, यानी कि इसने द्विध्रुवीय प्रोसेस कहा, द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहा। इस अडाम ने क्या कहा कि दो ध्रुव होंगे, ठीक है, एक ध्रुव पे तो होगा टीचर और एक ध्रुव पे होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो अडाम ने ये कहा किसके बारे में, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग मतलब शिक्षण के चर। तो इन्होंने दो चर की बात करी है, दो पोल्स बताए, कहा एक पोल पे तो टीचर होता है, एक पोल पे होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये किसने कहा, अडाम ने कहा। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछे जाता है कि अडाम ने टीचिंग के कितने वेरिएबल्स दिए, या फिर कि बाईपोलर का है, यूनिपोलर का है, या फिर ट्राईपोलर का है, फिर मतलब इस तरीके से आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अडाम ने बाईपोलर का है, ठीक है। अच्छा, जॉन डीवी ने ठीक है, जॉन डीवी ने ट्राईपोलर प्रोसेस का, ठीक है, ट्राईपोलर प्रोसेस किसको, टीचिंग को। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाता है, 1 मार्क का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ट्राईपोलर प्रोसेस का है, ट्राईपोलर मतलब कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि एक पोल पे तो होगा टीचर, एक पोल पे होगा स्टूडेंट और एक पोल पे होगा इन्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा, इन्वायरमेंट के अंदर हम क्या ले लेंगे, जैसे कि करिकुलम क्या है, भाई बच्चे का कैरिकुलम क्या है, क्या जो भी स्टूडेंट और टीचर को छोड़कर चीज़ें बच गई ना, वो किसके अंदर आएंगी, इन्वायरमेंट के अंदर आएंगी। भाई कैरिकुलम क्या है, स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, बिल्डिंग्स कैसी हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, इन्वायरमेंट के अंदर आएंगी। तो इन्होंने ट्राईपोलर प्रोसेस का। अब टीचर क्या है, टीचर तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यहाँ ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, यानी कि ये डिपेंड नहीं करना, ये स्वतंत्र
वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, और स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, और डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट कहाँ से सीख रहे हैं, टीचर से सीख रहे हैं, तो स्टूडेंट किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टीचर पे डिपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और टीचर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जॉन डीवी ने क्या कहा, ट्राइपोलर प्रोसेस कहा, और अडाम ने इसको बाइपोलर प्रोसेस का। और जो ये करिकुलम है ये क्या कर रहा है, बेसिकली हेल्प की काम कर रहा है ये एक तरीके से। ठीक है, हेल्प का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये मतलब ये थर्ड पोल का काम करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। अब मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि भाई टीचिंग प्रोसेस हो रही है, तो टीचिंग प्रोसेस में बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, अभी आप 1 मिनट के लिए पॉज करें और वीडियो को और बताएं, खुद से सोचिए, मतलब कि आपको टीचिंग प्रोसेस करनी है। ठीक है, अभी आपको टीच करना है, तो टीचिंग प्रोसेस की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है क्या होंगी, तो सबसे पहले तो क्या हो, टीचर होना चाहिए। ठीक है, टीचर होगा तभी तो वो पढ़ाएगा, टीचर ही नहीं होगा तो पढ़ाएगा कौन। तो सबसे पहले तो टीचर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, अच्छा टीचर हो गए, बच्चे नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स होने चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट या फिर लर्नर जो भी बोल सकते हो आप। तीसरा, कंटेंट होना चाहिए। टीचर भी सबसे पहले तो आपको अगर मान लो ये पूछ लिया जाए ना कि भाई आप इनमें ऐसे बोल देते ना आप कि आप इनको एक अरेंज करना अपने ऑर्डर में, तो सबसे पहले कौन आएगा, टीचर आएगा। टीचर का होना ज़रूरी है, फिर टीचर आ गया, स्टूडेंट भी होना ज़रूरी है। अच्छा, टीचर और स्टूडेंट हो गए, दोनों हो गए। ठीक है, तो अब हमारे पास कंटेंट भी होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाने के लिए भी हमको क्या पढ़ाना है, अब टीचर आ गया, स्टूडेंट आ गया, कंटेंट मिल गया, अब इन्वायरमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, आपके पास सारी चीज़ें हैं बट आपके पास इन्वायरमेंट नहीं है, तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो ये चारों ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चारों ही इम्पोर्टेंट है, और किसके लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग के लिए। ठीक है, तो ये थी बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब हम पढ़ेंगे हमारा एक इम्पोर्टेंट इसी में ही कॉन्सेप्ट, फेज ऑफ टीचिंग या फिर स्टेज ऑफ टीचिंग। ठीक है, फेज या फिर स्टेज ऑफ टीचिंग, फेज या फिर स्टेज ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो क्या स्टेजेस हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 स्टेज होती हैं। ठीक है, हमारे पास 3 स्टेज होती हैं। पहली है प्री एक्टिव स्टेज। ठीक है, दूसरी है इंटरएक्टिव स्टेज, और तीसरी है पोस्ट एक्टिव स्टेज। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ना ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, जो टीचिंग है इसकी 3 स्टेजेस की बात की है, प्री एक्टिव स्टेज, इंटरएक्टिव स्टेज और पोस्ट एक्टिव स्टेज। अब परी नाम से पता चल रहा है पहले की, यानी कि एक क्लास में जाने से पहले की स्टेज होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम प्री क्लासरूम स्टेज। ठीक है, प्री क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम में जाने से पहले की स्टेज। इंटरएक्टिव स्टेज, अब आप क्लास में एंटर हो चुके हो, तो ये क्या होगी, क्लासरूम स्टेज। ठीक है, क्लासरूम, और इसको हम क्या बोलते हैं, टीचिंग फेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे बच्चों को क्लास में एंटर करेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे, टीचिंग फेज। अब थर्ड वन है पोस्ट एक्टिव, ये तो क्लास में आने से पहले की स्टेज थी, ये क्लास में एंटर हो गया, अब क्लास से जाने की बाद की स्टेज है, तो इसको बोलते हैं हम इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन स्टेज भी बोलते हैं इसको। तो अब आप ठीक है, अब प्री एक्टिव में आपके पास 4 ऑपरेशन होंगे, मतलब पहले तो स्टेज दी गई भाई 3 स्टेज होंगी। प्री एक्टिव स्टेज यानी कि प्री क्लासरूम में जाने से पहले की स्टेज है, फिर क्लासरूम की स्टेज, और फिर क्लासरूम में से आने की स्टेज है। अब क्लासरूम से पहले आप क्या करोगे, तो इसके लिए आपको 4 ऑपरेशन दिए गए हैं। ठीक है, 4 ऑपरेशंस दिए गए हैं आपको। ठीक है, अच्छा क्लासरूम में होगे तब आप क्या करोगे, उसके लिए आपको 3 ऑपरेशन दिए गए। ठीक है, ये आपको 3 तरीके बताए, 4 बातें बताई गई हैं। जब आप क्लास में एंटर करोगे उससे पहले आपको 4 बातें ध्यान में रखनी है, जब क्लास में जाओगे आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है, और जब आप क्लास से एग्ज़िट कर लोगे तो आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल 4 3 7 और
3 10 ऑपरेशन हो गए हमारे पास टोटल, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है, इसको हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है हमारे पास वो है फॉर्मुलेशन और फिक्सिंग अप ऑफ गोल्स, ठीक है। फॉर्मुलेशन और फिक्सिंग ऑफ गोल्स, ठीक है। भाई आप क्लास में जा रहे हो, क्लास में जाने से पहले आपका गोल क्या है, आप क्या डिसाइड कर रहे हो। सपोज आपने टॉपिक पढ़ा रहे हो, आप इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ा रहे हो, ठीक है। या फिर आप मान लो साइंस का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप मोशन पढ़ाना चाहते हो बच्चों को। तो आपका पहला गोल तो यही फिक्स हो गया कि भाई मैं बच्चों को मोशन का टॉपिक पढ़ाना चाहती हूँ, तो मोशन का जो टॉपिक है ना मुझे आज वो क्लियर करना है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मेशन और फिक्सिंग ऑफ गोल्स, आपने गोल डिसाइड कर लिया, ठीक है। फिर दूसरा है फॉर्मुलेशन और फिक्सिंग अप ऑफ गोल्स हो गया। फिर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ठीक है। आपने डिसाइड किया भाई मैं मोशन का टॉपिक पढ़ाऊंगी, एग्जांपल ले लो जैसे कि मैंने मोशन का टॉपिक पढ़ाना है स्टूडेंट को, ठीक है। तो मेरा गोल ये है कि आज मैं मोशन के जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूँगी, तो उसकी आपने सोच लिया। फिर आप सब क्या करोगी, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, कंटेंट को सिलेक्ट करोगे कि भाई आपको क्या चीज़ें पढ़ानी है, ठीक है। फिर थर्ड है अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़, अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़, आइडियाज़ मतलब आप किस तरीके से पढ़ाओगे, क्या एग्जाम्पल्स लोगे, ठीक है। आइडियाज़ एंड स्टाइल्स, एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है हमारा टीचिंग स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजी, IES और एड्स, ठीक है। तो आप क्लास में एंटर होने से पहले सबसे पहले तो आप गोल डिसाइड करोगे कि मुझे आज क्या पढ़ाना है, यानी कि मैं मोशन टॉपिक पढ़ाना चाहती हूँ बच्चों को, तो ये मैंने एक गोल फिक्स कर लिया, ठीक है। फिर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट भी, मुझे क्या क्या पढ़ाना है वो कंटेंट ले लिया। फिर अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग भी, मुझको किस तरीके से पढ़ाना है, क्या क्या मेरे को आइडियाज़ लेने हैं, मेरे को क्या एग्जाम्पल देने हैं, वो सब चीज़ सोच ली। फोर्थ है टीचिंग स्ट्रेटजीज़ एंड एड्स, मतलब कि अगर मुझे मोशन टॉपिक पढ़ाना तो मुझे कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, और मुझे कोई एड्स मतलब कि कोई भी एग्जाम्पल देना है तो उसके लिए मेरे को कौन से टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, तो उन सब चीज़ों का आपने क्या करना है, डिसाइड करना। तो ये क्या होती है, प्री एक्टिव स्टेज होती है, यानी कि क्लासरूम में जाने से पहले की स्टेज होती है, ठीक है। अब दूसरी हमारे पास आ गई हमारी इंटरैक्टिव। अब आप क्लास में एंटर हो गए, ठीक है। क्लास में एंटर होते ही सबसे पहले तो आप क्या देखोगे, आपकी क्लासरूम कैसी है, ठीक है। यही तो देखोगे कि बच्चे किस तरीके से बैठे हैं, बच्चों का बिहेवियर कैसा है, इंटरेस्टेड है या नहीं है, या फिर कोई बच्चा उबासी मार रहा है, कोई बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आप जाके क्लास का बिहेवियर देखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सेटिंग अप ऑफ द क्लास, थोड़ी क्लास में एनर्जी लाने की कोशिश करोगे, ठीक है। सेटिंग अप ऑफ द क्लास, ठीक है। फिर आप क्लास में गए, आपने क्लास को देखा, सारी चीज़ कर लिया। अब आप टॉपिक पढ़ा रहे हो मोशन का, तो मोशन का टॉपिक पढ़ाने से पहले आप डायग्नोस करोगे, ठीक है। डायग्नोस करोगे, डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स, ठीक है। आप डायग्नोस करोगे, यानी कि बच्चों को पता है मोशन के बारे में, बच्चों को वैसे तो नहीं पता होता, बट आप थोड़ा एग्जांपल दोगे कि भाई हाँ मैं यहाँ से यहाँ मूवमेंट करी तो कुछ मोशन हुई है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं चीज़ों को, तो आप क्या करोगे, डायग्नोस करोगे कि भाई हाँ बच्चों को बेसिक नॉलेज है या फिर नहीं है, कुछ से इनको पहले से आता है या फिर नहीं आता, तो इस तरीके से डायग्नोस करोगे। तो डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन में क्या होगा कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है। फिर बच्चों को कुछ एग्जाम्पल दे रहे हो,
फिर बच्चे से पूछ रहे हो, ठीक है, बच्चों से पूछ रहे हो, फिर बच्चों ने सही जवाब दिया है तो आप किस तरीके से आगे चीज़ों को प्रोसीड कर रहे हो, बच्चों ने गलत जवाब दिया तो आप उसको किस तरीके से प्रोसीड कर रहे हो। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। एक्शन आप कर रहे हो, रिएक्शन बच्चे दे रहे हैं, फिर बच्चे रिएक्शन दे रहे हो, उस पर आपका क्या एक्शन है। तो ये सब चीज़ें क्या कब होगी, आप जब आप क्लासरूम में होगे, ठीक है। तो क्लासरूम के अंदर क्या होगी, टीचिंग फेज होगी। जब आप पढ़ा रहे हो तो आप सबसे पहले तो बच्चों को क्लास में सेटिंग अप द क्लास करोगे, फिर डायग्नोस करोगे, फिर आप पढ़ा रहे हो चीज़ों को। टीचिंग फेज में तो आप एक्शन और रिएक्शन यानी कि देखोगे, एग्जाम्पल दे रहे हो, ले रहे हो, अगर बच्चों को एग्जाम्पल दे रहे हो तो बच्चे उस चीज़ को समझ पा रहे नहीं पा रहे हैं। फिर बच्चे आप क्वेश्चन कर रहे हो, बच्चे उसका आंसर दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, आपके टॉपिक को समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं। तो क्लास में ये सब चीज़ें चलती हैं। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन इसका थर्ड ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास हमारी लास्ट स्टेज जो कि है हमारी पोस्ट एक्टिव। अब आपने क्लास में आपने ऐसे ऐसे डिसाइड कर लिया था, टॉपिक पढ़ा दिया था, ये चीज़ जो हो गई थी, क्लास में चले गए थे, अब आपने पढ़ा दिया। अब बच्चों का टेस्ट लोगे, कुछ बच्चों से क्वेश्चन करोगे, देखोगे कि टॉपिक समझ में आया नहीं आया, कितने बच्चों के समझ में आया है, कितने बच्चों को नहीं आया है, आपको टीचिंग स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो वो जब चीज़ें आप कब करोगे, पोस्ट एक्टिव, यानी कि लास्ट में जब आप एवेल्युएट करते हो कि आपने पढ़ा दिया तो बच्चों ने कितना सीखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होगा, हम एग्जैक्टली देखेंगे कि बच्चों ने क्या सीखा, बच्चों के बिहेवियर में क्या चेंज आया, वही होती है लर्निंग। तो हम क्या देखेंगे कि आप बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, बच्चे आंसर दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों ने क्या सीखा है, तो वो कैसे देखोगे आप, उनके बिहेवियर में चेंज देखोगे, यानी कि उस टॉपिक को लेकर उन्होंने क्या कुछ चेंजमेंट हुई है। तो सबसे पहले क्या होगा, determining the exact dimension of behavioral change, ठीक है, चेंज। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आपने जो बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों ने क्या सीखा, उसमें बच्चों के बिहेवियर में क्या चेंज आया है, ठीक है। सो डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ बिहेवियरल चेंज, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑपरेशन। सेकंड वन इज़ एवेल्युएशन टेक्निक। अब आप ये बिहेवियरल चेंज देखना चाह रहे हो बच्चों में, तो अब आप एवेल्युएशन टेक्निक्स का यूज़ करोगे, ठीक है। एवेल्युएशन टेक्निक्स कैसे, या तो आप कोई सब्जेक्टिव टेस्ट ले सकते हो, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप यस और नो में भाई आप कहो कि भाई मैं क्वेश्चन करता हूँ या करती हूँ और आपने बताना है यस और नो ऐसे करके, तो आप एवेलुएट कर रहे हो, ठीक है। अब आपने एवेलुएट कर लिया, अब मान लो आपके 40 स्टूडेंट थे आपकी क्लास में, 35 स्टूडेंट को समझ में आ गया, 5 स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, तो आप चीज़ों को देखोगे भी हाँ इनको क्या चीज़ें समझ में नहीं आई है, तो आप उन 5 बच्चों पर काम करोगे, ठीक है। बट अगर आपको मान लो 40 स्टूडेंट की क्लास में सिर्फ 5 बच्चे समझ पा रहे हैं, 35 बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक बार खुद में भी रिफ्लेक्ट करोगे कि आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं आपको तो टीचिंग मेथड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक बार खुद की भी जो टीचिंग प्रोसेस है उस पर क्या करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे, उस चीज़ को देखोगे, ठीक है। तो चेंज, और अगर चेंज करने की ज़रूरत हुई तो फिर आप उस चीज़ को चेंज करोगे, ठीक है। तो चेंजिंग स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो ये था हमारा पोस्ट एक्टिव स्टेज में, ठीक है। तो ये था हमारे फेज या स्टेजेस ऑफ टीचिंग। ये भी क्या है इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे प्री एक्टिव स्टेज में क्या होता है, इंटरएक्टिव स्टेज में क्या होता है, पोस्ट एक्टिव में अब आपसे पूछ लिया जाए कि आपको जो टीचिंग स्ट्रेटजी है वो चेंज करनी है आपने, तो आप कौन सी स्टेज में हो। तो कॉमन सेंस भी है और आपको पता भी, आप बच्चों को पढ़ा चुके हो, तो टीचिंग स्ट्रेटजी तो आप एवेलुएट करने के बाद ही देखोगे, तो क्या होगी, पोस्ट एक्टिव स्टेज होगी, ठीक है। पढ़ा रहे हो बच्चों को, डायग्नोस कर रहे हो, रेमेडी कर रहे हो, एक्शन एंड रिएक्शन चल रहा है, तो वो इंटरएक्टिव स्टेज हो गया। आप गोल सेट कर रहे हो, टीचिंग स्ट्रेटजीज देख रहे हो, टीचिंग एड्स देख रहे हो, तो वो क्या होगी, प्री एक्टिव होगी, ठीक है। तो ये था हमारा टीचिंग का टॉपिक, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।